नमस्ते। वेलकम बैक टू सफ़रनामा विद शिल्पी। मैं हूँ शिल्पी, इस पॉडकास्ट की होस्ट एंड क्रिएटर। सफ़रनामा का पर्पस है कि आम लोगों की कहानियाँ, उनके किस्से आप तक पहुँचाने का। सफ़रनामा का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मैं आप तक ऐसी कहानियाँ, ऐसे लाइफ लेसन शेयर करूँ, जिनसे आप कुछ सीखें और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकें। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडिया से की। देन ही मूव्ड टू ऑस्ट्रेलिया to gain new experiences and diverse career opportunities. Then he returned back to India to spend some precious time with his parents and extended families. Recently, he moved to USA for his new assignment. बहुत इंस्पायरिंग है इनकी स्टोरी। मैं खुद बहुत इंस्पायर्ड हो जाती हूँ जब भी इनसे बात करती हूँ। आज का ये एपिसोड स्पेशली उन लोगों के लिए है जो हमेशा, या फिर मैं यूँ कहूँ स्पेशली उन एनआरआईज़ के लिए है जो हमेशा एक डिलेमा में रहते हैं कि अपनी होम कंट्री जाएँ या जहाँ काम कर रहे हैं वहीं सेटल हो जाएँ। आज बहुत सारे अनकहे सवालों की जवाब आपको मिलेंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर हिज फैंटास्टिक लाइफ स्टोरी। उनका सफ़रनामा जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ एंड तक। इन्हें देखकर कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि पढ़ो तो किताब है ज़िंदगी, देखो तो ख्वाब है ज़िंदगी, सुनो तो ज्ञान है ज़िंदगी, पर इन्हें देखकर लगता है कि हँसो, मुस्कुराओ तो बहुत आसान है ज़िंदगी। तो इनकी इसी मुस्कुराहट और सादगी के साथ शुरुआत करते हैं हम आज के एपिसोड की। अजय जैन जी, स्वागत है आपका सफ़रनामा विद शिल्पी में। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शिल्पी एंड थैंक्स फॉर दैट वंडरफुल इंट्रोडक्शन। जी, कहाँ से हैं आप पहले? थोड़ा-सा अपने हमारे लिसनर्स को बताइए कि आपने अपने जीवन की शुरुआत कहाँ से की? तो शिल्पी आई वाज़ बोर्न इन अ मिडल क्लास फैमिली हुँ, हुँ। इन जबलपुर, हुँ, हुँ। मध्य प्रदेश एंड वी आर 2 सिस्टर्स एंड 2 ब्रदर्स एंड हम सभी कटनी में पैदा हुए हुँ, हुँ। और ज़िंदगी हमको कटनी से यूपी ले गई और यूपी से फिर उसके बाद कॉलेज एंड कॉलेज के बाद हम दिल्ली एनसीआर में। कोई एक ऐसा सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट जो लाइफ़ चेंजिंग रहा हो आपके लिए? मैं मानता हूँ कि हमारी लाइफ का सबसे लाइफ चेंजिंग मोमेंट मेरी लाइफ में बहुत जल्दी ही आया। एट द एज ऑफ 6 इयर्स आई लॉस्ट माय फादर एंड आवर होल लाइफ केम क्रैशिंग डाउन, बट दैट वाज़ आल्सो द मोमेंट जिसने हमारी लाइफ को डिफाइन। मेरे डैड बहुत करिश्मेटिक पर्सनैलिटी थे, वेरी करेजियस, वेरी वेल रिस्पेक्टेड, वेरी कंपैशनेट एंड टू लूज़ हिम एट सच एन अर्ली एज इन लाइफ वाज़ रियली शॉकिंग एंड खाली शॉकिंग ही नहीं, इट टॉट मी दैट व्हाइल वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर आवर लाइफ, हमें अपने गोल्स एंड एम्बिशंस पता होने चाहिए, बट एट द सेम टाइम वी आल्सो नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, द लाइफ चेंजिंग इवेंट्स व्हिच यू जस्ट टॉक्ड अबाउट। बिल्कुल। सो एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पर अब हमें एहसास हुआ कि द लाइफ वी हैव टू हैव वेरी कैलकुलेटेड स्टेप्स इन लाइफ। इसने हमको सिखाया कि हमें कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है। आपने एक बहुत फ़ेमस बात सुनी होगी, डू थिंग्स राइट द फर्स्ट टाइम बाय क्वालिटी मैनेजमेंट ग्रुप, फिलिप्स क्रॉस्बी। वी डिडंट हैव एनी ऑप्शन। तो हमको हर चीज़ सही ही करनी थी बिकॉज़ वी हैड लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ एंड वी हैड वेरी लिमिटेड गाइडेंस इन। And this is where, while my father taught me how to be strategic in life, but my mother taught me how to fight it. That do and die spirit came from her. ये जो आपने बात कही कि आपके पापा ने जो सिखाया और जो मदर ने सिखाया कि फाइट कैसे करनी है, क्योंकि शायद कहीं न कहीं वो भी उस संघर्ष से जूझ रही थी। Jarur. To bring up 4 kids so early in life, उसके लिए
and that too with limited financial resources. Definitely needed a very calculated move, and you have to fight and make sure that your kids get the best of education and the best of opportunities. मैं ये भी कहूँगा कि इसमें my life would not be complete without my wife and my kids. She's my lucky charm. She's my lucky charm. She's my source of inspiration, Mhm. but also she has key to my finances and she keeps me on toes. She has kept me on toes all through the life. आपको शुरू से हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन बाद में जाकर के सारी चीज़ें जैसे कि आपने कहा मेरे पास मौका नहीं था कि मैं उस चीज़ को आगे जाके सही कर पाऊँ, मुझे वो सारी चीज़ें सही करनी थी। तो शायद ये भी एक आपका लाइफ़ का डिसीज़न था कि मुझे सही ही चाहिए। डेफ़िनेटली इसने मेरे को लाइफ़ के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करा बिकॉज़ कहते हैं ना कि इंडिया के अंदर जब आप ड्राइव करते हैं तो आपकी 360 डिग्री सेंसेस काम करती हैं। तो नॉट टू बी स्केयर्ड ऑफ, नॉट टू गेट स्ट्रेस। शायद मैंने अपनी सारी सेंसेस का स्टार्टिंग से ही इस्तेमाल करा तो इसलिए मेरे को कभी किसी चीज़ से डर नहीं लगा डिसीज़न लेने से बिकॉज़ हम लोगों ने वो डिसीज़न अपनी लाइफ़ में बहुत स्टार्टिंग से लिए, उन डिसीज़न से सीखा और इसीलिए जैसे कि कहते हैं कि स्टेज फ़ियर है, स्टेज फ़ियर चला जाता है, जब आप काफ़ी स्टेज पे जाते हैं। इसी तरीके से हमने लाइफ़ में इतने डिसीज़न्स अपने आप से लिए कि शायद वी लर्न द आर्ट ऑफ नेविगेटिंग थ्रू कुछ ऑल आवर डिसीज़न। हमारे लिसनर्स को बताना चाहेंगे डिसीज़न मेकिंग के बारे में? क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हैं। ये या ये, मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं मैंने बचपन से देखा है, ये कर लूँ, बराबर वाले ने कहा नहीं, 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 नहीं वो चीज़ करनी है। तो मतलब कैसे शुरू से आप बच्चों में भी ये चीज़ें डालो कि डिसीज़न मेकिंग एक बहुत बड़ी कला है, वो कैसे लाएँ? आपने बहुत सही बात कही है, जनरली हम इंडियन पेरेंट्स डिसीज़न मेकिंग अपने पास ही रखते हैं और अपने बच्चों को डिसीज़न्स लेने नहीं देते हैं। बट उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी पर्सनैलिटी के लिए डिसीज़न मेकिंग बहुत ज़रूरी है एंड वो डिसीज़न मेकिंग लाइफ़ में जल्दी ही शुरू होनी चाहिए इन अर्ली पार्ट्स ऑफ लाइफ़ बिकॉज़ तब आप उनको सुपरवाइज़ कर रहे हैं, तो आप कोर्स करेक्शन कर सकते हैं। बाद में बहुत ज़्यादा लेट हो जाने पर शायद वो डिसीज़न उनको लेने पड़े और उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी उनको फेस करने पड़े। मेरा मानना है कि कोई भी डिसीज़न 100% गलत, 100% सही नहीं है। इट इज़ ऑल रिलेटिव। तो व्हाइल हम लोग स्ट्रगल करते हैं डिसीज़न लेने के लिए, बट इट इज़ ऑलवेज़ द राइट वे टू गेट टू अ डिसीज़न इज़ कि आप अपने जो फैक्टर्स जो आपके इन डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, आप उनको जानें। इसके साथ एक कोट याद आ रही है अभी रतन टाटा जी के बारे में काफ़ी कुछ रिसेंटली और पढ़ा। पहले से भी हम सब इतना इंस्पायर्ड हुए हैं उनकी लाइफ़ से और अभी जब उनका निधन हुआ तो मतलब तब एक ऑरा होता है ना वो समझ में आया क्योंकि विराट कोहली, अमिताभ बच्चन से लेके एक आम आदमी के भी स्टोरीज़ इंस्टा पेज पे सिर्फ़ और सिर्फ़ रतन टाटा छाए हुए थे। तो ये एक चीज़ है जो उन्होंने कमाई है। मतलब कहते हैं ना बेसिक सी चीज़ जो होता है ना आपके पास पैसा कितना भी आ जाए लेकिन एक रिस्पेक्ट जो होती है वो उन्होंने कमाई है। रतन टाटा जी की एक लाइन बहुत ही पॉपुलर लाइन है वो मुझे याद आ रही है डिसीज़न के ऊपर ही कि आई डोंट टेक राइट डिसीज़न, आई टेक डिसीज़न देन मेक देम राइट। ये वेरी इन फैक्ट जैसे कि मैंने कहा था कोई डिसीजन राइट और रॉन्ग नहीं होता है। दे आर ऑल रिलेटिव एंड दे आर आल्सो सर्कमस्टेंस। आज जो डिसीजन सही है वो शायद कल सही नहीं होगा बिकॉज़ इट वाज़ बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेस एट वेरी दिस ट्रू। पॉइंट ऑफ टाइम और जब कल सर्कमस्टेंसेस चेंज चेंज हो जाएँगे तो वो डिसीजन रॉन्ग भी हो सकता है। बट एट द सेम टाइम हमें अपने डिसीजन से घबराना भी नहीं चाहिए एंड परेशान भी नहीं होना बिकॉज़ जैसे स्टेज फ़ियर बार-बार स्टेज पे जाकर दूर होता है, उसी तरीके से अगर आप लाइफ़ में डिसीज़न्स लेते हैं, कुछ डिसीज़न्स आपके सही भी होंगे, कुछ गलत भी होंगे, बट यू लर्न फ्रॉम एवरी डिसीज़न एंड इवेंचुअली देन यू विल मेक योर जैसे कि रतन टाटा जी ने तो चलिए वापस से शुरुआत करते हैं बिल्कुल बिगिनिंग कि आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की?
12th तक आपने किया, देन आपने ग्रेजुएशन किया, देन हाउ यू चूज़ योर करियर? सो अ, हमारे ज़माने में तो जो है चॉइसेस काफ़ी ज़माना आज भी आपका है। जी। अ, मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे समय में तो बड़े ही लिमिटेड कैरियर अपॉर्च्युनिटीज़ मानी जाती थी। आज की डेट में तो जो है ना फील्ड इज़ वास्ट। तो या तो आप डॉक्टर बनते थे या आप इंजीनियर बनते थे या आप तो उसी तरीके से मैं भी एक इंजीनियर बना। बट मेरे लिए कोई भी एजुकेशनल या प्रोफेशनल डिग्री इज़ मोर अबाउट इंटेलेक्ट। हुँ, मैं ये मानता हूँ कि आप कुछ भी प्रोफेशनल एजुकेशन या क्वालिफ़िकेशन आपकी है, दैट इज़ बेसिकली मेकिंग यू कैपेबल ऑफ रीडिंग पेज 1 टू पेज 24 ऑफ द न्यूज़पेपर एंड कंट्रीब्यूटिंग फ्रॉम पेज 1 टू पेज 4। आज की डेट में तो ज़माना ही बदल गया है, दैट्स पेजेज़ ट्रू। तो होते ही नहीं हैं, बट रील्स में भी क्विक क्विक चाहिए। और आज की डेट में तो को पूरा न्यूज़पेपर पलटने की ज़रूरत भी नहीं है, वेरी ट्रू, सर्च से वेरी आप ट्रू, सीधे और खाली सर्च भी छोड़ दीजिए, आज तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से आप कौन-सी न्यूज़ पढ़ते हैं, वही आपके सामने प्रेज़ेंट होती वेरी ट्रू। है। बट आप उसको पढ़ सकें, आप उसको समझ सकें और उससे मेरा मानना ये है इंटेल सो आई वाज़ नेवर काइंड ऑफ हंग अप कि मैंने ये डिग्री करी है। आई वांटेड टू मेक श्योर दैट आई अलाइन इट माय पैशन एंड नॉट ओनली पैशन मेरे गोल्स एंड एम्बिशंस क्लियर होने चाहिए एंड मीट हुँ, तो आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? मैंने ग्रेजुएशन जो है अपना जो है यूपी से किया था। हुँ, हुँ, उसके बाद मैंने 2 पोस्ट ग्रेजुएशन करे हैं, हुँ, हुँ। एक आईआईटी रुड़की से करा और एक तुर आईआईटी रुड़की का एक्सपीरियंस कुछ बताएँगे? जस्ट कुछ भी जो आपको अभी भी याद हो, कैंपस एक्सपीरियंस? डेफ़िनेटली आईआईटी रुड़की अ, एक अलग ही लाइफ़स्टाइल था और सबसे जो चीज़ें जो ख़ास हैं रुड़की की कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कैंपस हुँ, हुँ। एंड ब्रिटिश आर्किटेक्चर और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर आपको मेस में जाने के लिए आपकी बाकायदा यू नीड टू लर्न सर्टेन ओह नॉट रियली? एथिक्स एटिक्स हुँ, तो इंटरेस्टिंग। आपको स्पून फोक कैसे यूज़ करना है, आप स्लीपर्स में नहीं जा सकते हैं। सो इज़ इट फॉर ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो नहीं, आ रहे हैं या फिर सबके लिए, सबके लिए? सबके लिए, ओह! सबके लिए। इंटरेस्टिंग। बट अ नाइस प्लेस, अ नाइस फाउंडेशन एंड देन ऑफ कोर्स went on to did my masters in engineering एंड के सामने हूँ। तो मास्टर्स आपने जो की अपनी, उसके बाद आपने तुरंत जॉब किया था या फिर यू टूक ब्रेक फॉर सम इंटर्नशिप? नहीं, मैंने अपनी जो है सेकंड पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने इमीडिएटली अपनी जॉब स्टार्ट करी थी। बट देन आई आल्सो मेड श्योर कि मैं जॉब में भी स्टैग्नेंट ना रहूँ, तो आई हैव काइंड ऑफ मूव्ड अराउंड different portfolios, different industries, हुँ, हुँ। so that I keep myself versatile. अभी आप जिस कंपनी में हैं वहाँ उसमें कब से हैं? मेरे को इस कंपनी में मोर देन 25 वॉव! कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट, क्योंकि आज के टाइम पर एक कंपनी में बहुत हार्डली लोग टिकते हैं। पहले ये बहुत कॉमन होता था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, मेरे पापा खुद एक कंपनी में जिससे उन्होंने शुरुआत की, आज भी रिटायर भी उसी कंपनी से हुए हैं। सो पहले इतना कॉमन होता था कि मतलब ठीक है सारे, लेकिन आज के टाइम पे भी कि आप उसी कंपनी में पिछले 25 साल से हैं, दैट्स अ बिग थिंग। मेरा तो ये मानना है कि जैसे कि मैंने बोला कि आई नेवर मेड माई सेल्फ स्टैग्नेंट एंड आई डोंट लाइक स्टैग्नेशन। सो जब तक आप अपनी लाइफ में कहते हैं ना कि स्पाइस लाते रहेंगे, जब तक आप चेंज लाते रहेंगे लाइफ में, तो आपकी लाइफ कभी स्टैग्नेंट नहीं खाने का होगी। बहुत शौक है आपको? यस। स्पाइस आ गया देखिए करियर में भी। जी। तो आपको अपनी
लाइफ में आपको अगर आपके करियर में आप वैरायटी लेकर आएँगे, चेंज लाएँगे एंड नॉट नेसेसरीली कि आप उसके लिए आपको जो है कंपनी चेंज करने की ज़रूरत, कंपनी के अंदर भी आप अगर आप मूव करते हैं, तो उसमें भी आपके लिए काफ़ी नई चीज़ें सीखने को रहेंगी। सो यू विल ऑलवेज़ बी लर्निंग, यू विल ऑलवेज़ बी ग्रोइंग एंड यू विल नेवर गेट बोर्ड एंड अगर आपने उसको अपने किसी पैशन के साथ अटैच भी कर लिया, फिर तो तो आपके इनिशियल एक्सपीरियंस ने कैसे आपके करियर को शेप किया? मुझे कभी फिर डर नहीं लगा क्योंकि मैंने डिसीज़न बहुत पहले लेने शुरू करे थे और अपने डिसीज़न्स के साथ रहना सीख लिया और अपने डिसीज़न्स को सक्सेसफुल सीख तो इसीलिए शायद मेरे को कोई डिसीज़न लेने में या किसी चीज़ को करने में डर नहीं लगा। मैं मानता हूँ कि शायद यही मेरे आज तक का जो मेरा है उसके पीछे यही है। अच्छा, थोड़ा मैंने आप हम होता है हमेशा अपने हुँ, जो गेस्ट आने वाले हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, तो आपके बारे में हुँ। थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि आपने कुछ इंटरनेशनल असाइनमेंट्स भी किए हैं। उसके बारे में थोड़ा बताएँगे कि कहाँ से शुरुआत की? पहला इंटरनेशनल असाइनमेंट कहाँ का था? आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी बट मेरा पहला इंटरनेशनल असाइनमेंट स्विट्ज़रलैंड। वॉव! तो तब आप फैमिली के साथ गए थे या आप अकेले गए मैं थे? अकेला गया था। तो ये तो फिर और भी और बड़ी डीडीएलजे तब तक आ गई थी? ये तो मेरे को जो है टाइमलाइन जो है कंपेयर करनी पड़ेगी बट हाँ, लोगों का ड्रीम डेस्टिनेशन स्विट्ज़रलैंड होता है, मेरा सबसे पहला ऑफ़िशियल असाइनमेंट स्विट्ज़रलैंड था बट मैं ये भी कहूँगा कि मैं इस जगह को अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय करना चाहता था इसलिए मैं अपनी फैमिली के साथ भी स्विट्ज़रलैंड गया बाद बट हाँ वो मेरा पहला असाइनमेंट था बट उसके बाद भी अ, मेरा एक बहुत बड़ा रीज़न एक मल्टीनेशनल को जॉइन करना ये भी था कि इससे मेरे को थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव मिलेगा, आई विल बी एबल टू मूव अराउंड द ग्लोब। तो उसके बाद तो यूएस, घूमने का शौक यूके, शुरू से है। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एंड राइट नाउ हियर इन यूएसए। या तो आई थिंक इट वाज़ मीटिंग माय सबसे ज़्यादा टाइम जो शुरुआती आपके करियर में था, वो कहाँ बिताया? सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा टाइम मेरा इंडिया इंडियन में ही बीता है, ओके। बट अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ विद फैमिली ऑस्ट्रेलिया में। कुछ बताएँगे वहाँ के बारे में, कैसा रहा? ऑस्ट्रेलिया एक काफ़ी अच्छी कंट्री है। थोड़ा-सा फ़र्क ये है कि हम सदर्न हेमिस्फीयर वर्सेस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। तो डेफ़िनेटली एक चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब अभी आप ऑस्ट्रेलिया में अगर रहते हैं और अगर इंडिया आएँगे तो आपको हमेशा अपने बैग में वूलन ज़रूर पैक करने क्योंकि अगर इंडिया में गर्मी है तो वहाँ सर्दी है और वहाँ पे जो है गर्मी है तो इंडिया में सर्दी होगी। बट हैविंग सेड दैट ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी कंट्री है, सेफ कंट्री हुँ, एंड काफ़ी बड़ी इंडियन यूएसए पॉपुलेशन में है। रहने के बाद सेफ कंट्री यस। ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, उस पर भी हम आएँगे बाद में। तो एंड वन्स अगेन थोड़ा-सा अलग इसलिए भी है क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तो टोटल ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन इज़ द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली यार। तो बहुत कम लोग बट अ बिग इंडियन पॉपुलेशन ओवर देयर सो यू फील एट सबसे बड़े चैलेंजेज़ जो आपने फेस किए वहाँ जाके? एज़ सच तो जाने से पहले ज़रूर लोगों ने बोला कि आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, अलग-अलग पर्सपेक्टिव सुनने में मिले। बट वन्स अगेन अगर आप अपने आप को अडैप्टेबल बना लेते हो तो कुछ ऐसा होता नहीं है। येस, इट्स अ डिफरेंट कल्चर बट इट्स ऑल्सो अगर आप दोनों ही यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे तो दे डोंट हैव लॉट ऑफ हिस्ट्री। तो सो इट इज़ मेड ऑफ माइग्रेंट्स। तो आपको वहाँ पर अडैप्ट करने में या वहाँ पर रहने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एंड क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ी इंडियन पॉपुलेशन भी है, तो आप जल्दी वहाँ पे जो है सेटल हो जाते हैं। कुछ चेंजेज़ जो बच्चों ने फेस किए हों?
चेंज तो हर मूव में होता ही है एंड स्पेशली व्हेन यू आर मूविंग विद योर फैमिली तो डेफ़िनेटली थोड़े स्ट्रिंग्स ज़्यादा बंधे हुए होते हैं। यस, बट ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं हमको हुई। डेफ़िनेटली एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ बट देन वी वर प्रिपेयरिंग टू मेक श्योर दैट वी डोंट वी स्टिल रिमेन मोबाइल। तो हम लोगों ने जो एजुकेशन सिस्टम फ़ॉलो करा वो ऐसा था जिसकी एक्सेप्टेंस अक्रॉस द लोगों का ज़रूर मानना था कि जो है ना आप वहाँ के बेस्ट स्कूल को छोड़कर आप एक स्पेशलाइज़्ड स्कूल में क्यों जा रहे हैं, वहाँ पे तो स्पोर्ट्स नहीं होता है। बट हमारे लिए स्पोर्ट्स था ही इम्पोर्टेंट और वो तो हमारा सैटरडे संडे का जॉब है ही खैर बच्चों के लिए। बट व्हाट वाज़ मोर इम्पोर्टेंट इज़ कि वो उस एजुकेशन सिस्टम में रहें जहाँ पे इट इज़ ईज़ी फॉर देम टू मूव एनीवेयर। टोटली एग्री। चेंज होता है। मैं खुद उत्तराखंड के एक छोटे से शहर काशीपुर से हूँ। वहाँ से यूएस आना और यूएस आके यूएस की 4th लार्जेस्ट सिटी में आना दैट वाज़ अ बिग चेंज फॉर मी प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। बट चेंज तो नियम है, ज़िंदगी का नियम है। वो कहते हैं ना चेंज इज़ कांस्टेंट। बिल्कुल, तो चेंज अगर इज़ आप कांस्टेंट। चेंज इज़ कांस्टेंट को अगर अपनी लाइफ़ में उतार लेंगे, तो आपको कोई भी चेंज कभी भी परेशान नहीं। बट हाँ, ये है कि बस आपको अपनी लाइफ़ के ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स से अलाइन कर लीजिएगा, तो फिर तो आप कहीं भी जाने अच्छा एक्सपीरियंस कैसा रहा इंडिया में काम करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में काम करने का? क्या डिफरेंस लगा? अ, देखिए ऐसा है कि मैं कहूँगा कि इंडिया इज़ लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ बट एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आपको डेफ़िनेटली द डेवलप्ड कंट्रीज़ आर अहेड ऑफ इंडिया। तो वो जो टूल्स हैं और जो आप जिस प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं, वो शायद अभी इंडिया में आएगा। तो वो एक एडवांटेज था। उस सेकेंडली समय? हाँ, उस क्योंकि समय ये बात हम कर रहे हैं काफ़ी साल हाँ, पुरानी काफ़ी बात है साल ये। पुरानी आज से 15 साल तो पुरानी बात बिल्कुल, कर रहे हैं। बिल्कुल, उस समय था हाँ, ऐसा। सो आज की डेट में तो डेफ़िनेटली इंडिया भी हब है, बहुत बिल्कुल, सारे जो है वेरी ट्रू, इनोवेशंस का यस। बट डेफ़िनेटली जो कहते हैं कि अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो थोड़ी-सी बाहर ज़्यादा हैं टू इम्प्लीमेंट दोज़ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस बिकॉज़ किसी भी चेंज को लेके आने के लिए एक पैसे की ज़रूरत तो होती है। तो आप ऑस्ट्रेलिया 6 साल थे। तो ऑस्ट्रेलिया से वापस इंडिया जाने का कोई स्पेसिफिक रीज़न डू यू वांट टू डिस्कस? येस डेफ़िनेटली देखिए इनफैक्ट जब मैं ऑस्ट्रेलिया से इंडिया गया हूँ, उस समय हमारे पास तो उस समय एक बहुत बड़ा डिसीज़न लेना था हमारे को बिकॉज़ उस समय हमारे पास ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड यूएसए तीनों का था। ओके, तो मतलब तो आपके पास चांस था कि आप यूएस भी आ सकते हैं और इंडिया भी जा सकते हैं। यस तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा हाइलाइट करना चाहूँगी हमारे लिसनर्स के लिए जो एनआरआईज़ हैं कि कैसे आप चूज़ कर सकते हैं कि अगर आप उस ट्रायंगल में फँसे हुए हैं तो? मैंने पहले कहा था कि शायद मेरे लिए डिसीज़न मेकिंग बड़ी आसान है बट ये डिसीज़न मेकिंग मेरे लिए भी थोड़ी दिक्कत थी। हुँ, हुँ। क्योंकि इतना आसान डिसीज़न नहीं था, स्पेशली बिकॉज़ ऑफ द ट्रायंगल। इट वाज़ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तो शायद मैं जल्दी आसानी से डिसीज़न ले सकता। शायद मेरा अंदर का सिस्टम कैलिब्रेटेड नहीं था इस ट्रायंगल के लिए और हमने टाइम लगाया इसके अंदर। डेफ़िनेटली सबने मूव करना था और सबके लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीज़न था और बच्चे भी अब ऐसी स्टेज में आ गए थे जहाँ पे उन्होंने कॉलेज और हाई स्कूल में जाना था। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि द होल फैमिली वाज़ वेरी सपोर्टिव एंड अल्टीमेटली वी रियलाइज़ दैट एवरीबॉडी इज़ वेरी अडैप्टेबल बट द आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग वाज़ वन्स अगेन हमको अपने मेन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स आइडेंटिफ़ाई करने थे और उन फैक्टर्स पे अपने आप को रैंक करना। मैं तो थोड़ा-सा क्योंकि इंजीनियर हूँ तो इसलिए कैलकुलेटिव माइंड रखता हूँ बट देयर इज़ नो पास एंड फेल बट अगर आपने अपने सही गोल्स को आइडेंटिफ़ाई करा, सही फैक्टर्स को आइडेंटिफ़ाई करा एंड जब तक वो आपके पास से ऊपर है
थोड़ा-सा ऐड करूँगी एंड प्रायोरिटी। प्रायोरिटीज़ के कारण। वो प्रायोरिटीज़ ही इनफैक्ट आपको हेल्प करेगी उन फैक्टर्स को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए। हुँ, आज मेरे लिए प्रायोरिटी कुछ है, कल वो प्रायोरिटी डिफरेंट हो जाएगी। बिल्कुल, तो अगर मैं उन प्रायोरिटीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर सकूँ, उन प्रायोरिटीज़ पे अपनी वेटेज डिफाइन कर सकूँ और उन सब का टोटल अगर पास है, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है डिसीज़न लेना। इस पर्टिकुलर जंक्शन पे हमारे लिए हमारी फैमिली, माय पेरेंट्स वर मोर इम्पोर्टेंट एंड किड्स वर अडैप्ट so we could make that decision and we can ग्रेट, definitely it would have been better career wise if I had US or stayed back in Australia. शायद जो प्रायोरिटीज़ अलग थी। पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हैं, हुँ, मैं उनको लूज़ तो बिल्कुल, मैंने उसको प्रायोरिटी दी, मेरी फैमिली ने उसको प्रायोरिटी दी एंड इट वाज़ अ कलेक्टिव डिसीजन एंड वी डिसाइडेड। हैविंग सेड दैट शायद फैमिली तो दोबारा नहीं मिलेगी, कैरियर अपॉर्च्युनिटीज़ तो बिल्कुल और आज तक मिल रही है। मे उनकी ब्लेसिंग। यस, उनकी ब्लेसिंग्स आपने बहुत सही कहा, जो ब्लेसिंग्स हमने उस समय अर्न करी, शायद वो ब्लेसिंग्स आज का तो कई बार होता है लोग इस एक डिलेमा में फँस जाते हैं कि भई अपनी होम कंट्री जाएँ या जहाँ काम कर रहे हैं वहीं सेटल हो जाएँ। तो शायद ऐसा कलेक्टिव एक डिसीज़न लेना ज़रूरी है जस्ट टू आइडेंटिफाई की पॉइंट्स कि आपके लिए प्रायोरिटीज़ क्या है। एक्चुअली डिसीजन मेकिंग आसान रहती है जब आपने सिर्फ अपने लिए बट जैसे-जैसे आपकी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है, देन यू हैव टू टेक एवरीबॉडी अलोंग एंड डिसीजन मेकिंग थोड़ी डिफरेंट हो जाती है और मेरे केस में कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि हम एक ट्रायंगल में भी फँस गए थे, तो इसलिए थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगा बट आई वुड से इट वाज़ नॉट डिफिकल्ट, इट वाज़ नॉट इम्पॉसिबल एंड वी डोंट रिपेंट दैट डिसीजन। इन फैक्ट हमारे घर में सारे के सारे इस बात को मानते हैं कि दैट वाज़ द राइट डिसीजन बिकॉज़ वी मेड द डिसीजन एंड वी मेड दैट डिसीजन। क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप उन एनआरआईज़ को जो सेम सिचुएशन में हैं? मैं उनको वही एडवाइस दूँगा जो मैंने अपने लिए जो है इम्प्लीमेंट करा था कि आपको अपनी प्रायोरिटीज़ डिफाइंड होनी चाहिए एंड उन प्रायोरिटीज़ के साथ आपको अपनी फैमिली को अलाइन भी करना पड़ेगा एंड उसके बाद जब आप डिसीजन ले लेते हैं, तो आपको अपने ही डिसीजन को सपोर्ट भी करना पड़ेगा सो दैट योर डिसीजन मेकिंग डज़न्ट गेट डिलेड बिकॉज़ आज का लिया हुआ डिसीजन अगर आप सपोर्ट करते हैं और उससे कॉन्फिडेंस फ़ील करते हैं, तो कल का डिसीजन आपका इससे भी मजबूत बहुत दमदार बात कही आपने ये। सो एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव होना आसान नहीं होता, स्पेशली जब आपके साथ पूरा परिवार हो। कोई ऐसा डिफरेंस आपने नोटिस किया हो एजुकेशन सिस्टम में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया? वैसे तो ये क्वेश्चन मेरे बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बट एज़ अ पेरेंट मैं तो यही कहूँगा कि डेफ़िनिटली द एजुकेशन सिस्टम ओवरसीज़ ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इंडिया का एजुकेशन थ्योरेटिकल। बट हैविंग सेड दैट मैं एक चीज़ सब पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि हम बच्चों को अंडरस्टैंड करते दे आर मोर अडैप्टेबल देन हम लोग थे और ना ही मेरे को कोई दिक्कत लगी उनके ऑस्ट्रेलिया मूव करने में, ना मुझे दिक्कत लगी ऑल्दो दे मूव्ड इन हाई स्कूल एंड ड्यूरिंग कॉलेज टाइम इंडिया एंड टू अडैप्ट इनफैक्ट हम लोग ज़्यादा स्पीक आउट कर रहे थे, बच्चे नहीं कर रहे थे। हमारे को देख के शायद वो डर सकते थे पर वो अपने आप से नहीं डर रहे थे। बिल्कुल, बच्चे सब बच्चे समझते बहुत हैं। अडैप्टेबल होते हैं, वो बहुत जल्दी घुल-मिल जाते हैं और वो सिस्टम्स को भी बहुत ज़्यादा जल्दी अडैप्ट कर एंड आई थिंक थोड़ा-सा ये नेचुरली भी है बिकॉज़ विद एज डेफिनिटली आपकी अडैप्टेबिलिटी कम हो जाती है बट बच्चों की अडैप्टेबिलिटी और अगर आप उनकी डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करेंगे, तो वो अपने डिसीजन में सल हाँ, हमें अपने डिसीजंस उन पे इम्पोज़ नहीं करने चाहिए। तो यहाँ वहाँ आपने जब मूव किया तो बच्चों से बात की थी या फिर कि बस चलना है? नहीं, मैंने अपने दोनों ख़ैर मेरा छोटा बेटा तो उस समय हाई स्कूल में था, तो उसको तो हमारे साथ ही मूव करना था, तो उससे डेफ़िनेटली बात करी थी। मेरे बड़े बेटे के पास ऑप्शंस थे। वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में था, ही वाज़ इन वन ऑफ द वेरी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया, उसके पास ऑप्शन था, उसके पास एडमिशन भी था यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में एंड ही डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। वॉव!
बिकॉज़ उसका ये मानना था कि फाउंडेशन बेटर इंडिया में एंड देन ही इज़ गोइंग टू कैप तो मैं इस चीज़ को एक थोड़ा-सा समराइज़ करूँगी, वो जो डिसीज़न मेकिंग वाली चीज़ है, वो कहीं न कहीं उसमें बचपन से थी, आपके बेटे में। बिकॉज़ मैंने कभी ज़्यादा डिसीज़न्स इम्पोज़ करने की कोशिश नहीं करी। मैंने बस उनको थोड़ा-सा सुपरवाइज़ एंड कभी कोर्स करेक्शन करना की भी शायद कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है, बट मैंने उनको हमेशा अपने डिसीज़न्स लेने दिए हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा-सा कोर्स करेक्शन के लिए उनको समझाया, बट जितना डिसीज़न वो खुद आप लेंगे, उतना ही लाइफ़ में उनकी डिसीज़न मेकिंग के अच्छा, आप रिसेंटली यूएस से शिफ्ट हुए हैं, तो कैसा कैसा रहा आपका? कितने टाइम हो गया आपको यूएस आए मेरे को हुए? भी 1 1/2 ईयर हो 1 एंड हाफ ईयर। कैसा लग रहा है? एन्जॉय कर रहे एन्जॉय कर रहे हैं। हैं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, इन मतलब ज़िंदगी अगर हो तो ऐसे खुशनुमा, ऐसे मुस्कुराते हुए जो होगा देखा जाएगा। एक्चुअली मैं आई वुड नॉट से कि केयर फ्री है कि जो हो जाएगा देखा जाएगा। इट्स स्टिल अ कैलकुलेटेड मूव, बट द थिंग इज़ कि अगर मेरी प्रायोरिटीज़ डिफाइंड रखी मैंने अपनी और प्रायोरिटीज़ के साथ-साथ अगर फ़ोकस रहा मेरा उन पे और मैंने उस पे काम करा, तो मेरे ख़्याल से ऐसा कोई वो नहीं है दिक्कत। अकॉर्डिंग टू यू, मतलब मैं जो जितना आपको अभी तक समझ पाई हूँ हमारे कन्वर्सेशन से, कि अनलर्न, लर्न, ये वाली जो एक है ना, कि आपको जितना सीखा है आपने उसको जितना जल्दी अडॉप्ट कर लें। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जो है जैसे कि मैंने शायद पहले भी बोला था, चेंज इज़ कांस्टेंट। अगर आप यस, लाइफ़ में चेंज लाते रहेंगे तो यस। चेंज आपको कभी परेशान नहीं करेगा एंड सिमिलरली लर्न, अनलर्न, रीलर्न आप करते रहेंगे तो आप हमेशा बिल्कुल कहते हैं ना, आप सही स्किल सेट में रहेंगे, सही स्किल सेट होंगे आपके पास और सही आपको कभी डर नहीं लगेगा। अच्छा, अब तक 1 एंड हाफ ईयर हो गया। तो अब तक का एक्सपीरियंस अगर मैं आपसे पूछूँ कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों जगह रहे आप, अभी आप यहाँ हैं, क्या डिफरेंस लग रहा है? मेरे को लगता है ज़्यादा कि मज़ा कौन-सी कंट्री में आया? अ, हर कंट्री का अपना एक अलग मज़ा है। ऑस्ट्रेलिया अ, ज़्यादा सेफ थी, ऑस्ट्रेलिया बिगर इकॉनमी एंड हब ऑफ इनोवेशन। हम तो इस बात को एन्जॉय कर रहे हैं एंड मैं ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली एन्जॉय कर रही है कि हम एक ग्लोबल सिटीज़न बन गए। हम मूव कर रहे हैं। हम लोगों ने हर जगह की जो एक अच्छाई है, उसको अपनाया एंड वहाँ से सीखा और अपनी लाइफ़ में अडॉप्ट दैट वाज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। वी आर एन्जॉयिंग एंड वी आर लर्निंग एंड देन मेकिंग श्योर दैट वी इम्प्लीमेंट बेस्ट ऑफ ऑल। आपके करियर पाथ में कुछ चेंज आया जब से आप यूएस आए हैं? नहीं, सेम चल रहा है, कुछ नया कुछ? वंस अगेन जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैं अपने जो है ना मैं स्टैग्नेंट नहीं रहना चाहता हूँ, तो मैं अपनी नई टेक्नोलॉजीज़, नई इंडस्ट्रीज़ में अपने आप को ट्रांज़िशन करता रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को अच्छा लगता है और मैं उसी को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मैं वैसे भी मानता हूँ कि जो है ना आपको एक मैं ऑल-राउंडर में ज़्यादा बिलीव करता हूँ रादर देन बीइंग काइंड ऑफ टाइड टू अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक। अच्छा, हमने अभी चेंज की भी बात करी थी पहले। थोड़ा-सा उस पे मैं डीप डाइव करना चाहती हूँ कि कल्चरल अडॉप्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब आप एक नई जगह जाते हैं। कैसे आपने, आपकी फैमिली ने वो किया, और उससे आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, जो लोग आने का प्लान कर रहे हैं यूएस या फिर इंडिया, कनाडा, कहीं भी? कल्चरल अडॉप्शन। अ, देखिए डेफ़िनेटली कल्चरल डिफरेंसेस तो हैं, बट कमिंग फ्रॉम इंडिया, इंडिया इन इटसेल्फ इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। आप बिल्कुल सच कहा आपने। हाँ, अब तो आप तो जानते ही हैं कि वहाँ पे 22 जो है ऑफ़िशियल लैंग्वेजेज़ हैं। यस। देयर आर वेरियस रिलिजन्स ओवर देयर। हुँ, हुँ।
आपको डेज़र्ट से लेकर, माउंटेन से लेकर, बीचेस से लेकर, रेन फॉरेस्ट तक आपको मिलते हैं। अब शायद मैं इंडिया में अब तो बात डिफरेंट है, बट पहले ट्रैवल करता तो शायद मैं लैंग्वेज भी ना समझ पाता। तो एज़ सच हम लोगों को वी आर वेरी अडैप्टेबल, वी आर वेरी अडैप्टेबल। और बाकी बात ये है कि यू रिस्पेक्ट ईच अदर्स कल्चर एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ फॉर इट। तो ये है। बाकी तो जो है साइंटिफिक तरीके हैं देखने का कि हाउ टू बेस्ट हैंडल अ पर्टिकुलर पर्सन, वो तो सब जानते ही हैं। बट यही गुरु मंत्र के लिए। तो आपने 3 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है, यस, फॉर योर करियर एंड बिकॉज़ ऑफ योर करियर। यस। तो इसकी वजह से कोई पर्सपेक्टिव चेंज हुआ हो लाइफ़ को लेकर? जैसे कि मैंने बोला कि आई एम नाउ अ ग्लोबल सिटीज़न हुँ, एंड हुँ। सो इज़ माय फैमिली। यस। एंड डेफ़िनेटली थोड़ा-सा जो आपका थिंकिंग थोड़ी ब्रॉडन हो जाती है। अ, एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन प्लसेस एंड माइनसेस। आप प्लसेस इकट्ठे करते जाइएगा, आपकी लाइफ़ उतनी ही जो है ना अच्छी होती थोड़ा-सा इसमें और मैं ऐड करना चाहूँगी कि ब्रेक डाउन करते हैं इस चीज़ को, हाँ, कि आपने कहा कि प्लस और माइनस कंट्रीज़ के होते हैं, बट मेरा कहना ये है कि लाइफ़ को लेकर के क्या पर्सपेक्टिव आया? आपने क्योंकि इतना ट्रैवल किया है, क्योंकि आप हर जगह मैं अगर इंडिया की बात करूँ, मैं इंडिया में उत्तराखंड में थी, मैं वहाँ से जब भी घूमने जाती थी, हम राजस्थान गए, मध्य प्रदेश घूमे, साउथ साइड गए, तो आपको हर जगह कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलता है, नया-नया कुछ सीखने के लिए मिलता है। ऐसे ही आपने इंडिया में बहुत ट्रैवल किया है, आपने बाहर बहुत सारी कंट्रीज़ में किया है। वो सब देख के आपका लाइफ़ के लिए क्या पर्सपेक्टिव है? देखिए लाइफ़ का तो जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको आपके गोल्स एंड एम्बिशंस क्लियर होने चाहिए। एंड आपका जो है ना हमेशा अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस के बारे में आपका लाइफ की क्लैरिटी होनी चाहिए। मेरा इन सब में घूमने से एक जो जो क्लैरिटी मिली मेरे को मेरी लाइफ में वो ये मिली कि जो है ना आपने वो सुना होगा रेमंड्स का द कंप्लीट मैन। यस। आई वांटेड टू बिकम द कंप्लीट मैन। एंड आई वांटेड टू मेक श्योर कि जो है मेरा वर्क लाइफ बैलेंस रहे। आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि काम कर रहे हैं, बट वो उनके गोल्स एंड एम्बिशन से अलाइन नहीं करता है और शायद वो अपने गोल्स एंड एम्बिशंस को कभी समझ ही नहीं पाते हैं, अपने अंदर के पैशन को कभी समझ ही नहीं पाते हैं, उनको अलाइन ही नहीं कर पाते। बहुत सारे सक्सेसफुल मैन हैं जो कि आज की डेट में सक्सेसफुल तो हैं, बट अगर आप देखेंगे तो उनकी लाइफ में बहुत वैक्यूम भी है। मैं चाहता था कि जो है मैं क्योंकि इतनी जगह से मैंने कहा जैसे मैंने सारे पॉजिटिव्स को कलेक्ट करा, तो आई वांटेड टू बी दैट कंप्लीट मैन एंड मेक श्योर कि जो है ना मेरी लाइफ फुल हो। मैं तो ये मानता हूँ कि जो है ना जैसे कि वेदास में बोला गया है 4 आश्रम होते हैं, मुझे हर आश्रम को पूरी तरीके ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत फेमस होते हैं बट वो सिर्फ 1 आश्रम में 2 आश्रम में जी पाते हैं, बाकी आश्रम उनके रह जाते। सो मैं चाहता हूँ कि मैं सारे आश्रम दूँ, इसलिए मैंने अपनी प्रायोरिटीज़ डिफाइन करी हुई हैं एंड उनको अलाइन करने की कोशिश करी है एंड टू सम एक्सटेंट आई थिंक सक्सेसफुल इन दैट एंड आई वांट आपका कोई पैशन जो आपको हेल्प करता हो अपनी लाइफ़ को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए? अ पर्सन विदाउट पैशन प्रोबब्ली आई वुड थिंक हाँ, हाँ। doesn't exist or तो may not be alive. क्या है आपका पैशन? अ, मेरा पैशन रहा है कि मैं धरती के साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ। हुँ, तो सो गार्डनिंग। गार्डनिंग से बढ़ के न्यू टेक्नोलॉजीज़ अ, रिलेटेड टू गार्डनिंग जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स। मैंने हाइड्रोपोनिक्स में कोविड के समय पे काफ़ी पढ़ा, काफ़ी एक्सपेरिमेंट थोड़ा-सा करे। बताएँगे? हाइड्रो हाइड्रोपोनिक्स इज़ द साइंस ऑफ uh, growing plants, both vegetables and even flowers हुँ, हुँ। with no soil, तो पानी के अंदर। तो मैंने उस पे काफ़ी पढ़ा और उस पे मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन करा। मैंने अपना खुद आप का हाइड्रोपोनिक सिस्टम बनाया, अपने हाथों से। ये बात है 2020। कोविड के समय में मैंने अपना हाइड्रोपोनिक सिस्टम बनाया। मैंने
सीड जर्मिनेशन से लेकर मैंने प्लांट्स, अमेज़िंग, वेजीज़ को मैंने अमेज़िंग। ग्रो करा, मैंने फ्लावर्स को ग्रो करा और शायद आज की डेट में वर्टिकल फार्मिंग सुनते होंगे। हुँ, हुँ। दिस इज़ सेम वर्टिकल फार्मिंग। बिल्कुल, बिल्कुल। इनफैक्ट हमने इतना लेट्यूस प्रोड्यूस करा था कि हम अपने सारे पड़ोसियों को भी बाँटते थे। आई वांट टू डू समथिंग सिमिलर जहाँ पे मैं उसको कमर्शियल स्केल पे टेक्नोलॉजी को लेकर अ, अपनी कंट्री के फार्मिंग कम्युनिटी को हेल्प करूँ और उनको सपोर्ट करूँ, उनको उनको अपनी बेसिकली टेक्नोलॉजी और अपनी जो है, जो मैंने सीखा है हुँ, उसको हुँ। कहीं इम्प्लीमेंट करके अगर मैं इफ आई कैन गिव इट बैक टू सोसाइटी। तो कुछ ख़ास आपने बताया आपने फ्लावर्स ग्रो किए, तो वो आपकी चॉइस थी या फैमिली वालों ने कहा भई तो ठीक है, सब्ज़ी-वब्ज़ियाँ ठीक है, थोड़ा फूल-वूल भी उगा लो? नहीं, वो मैंने फूल इसलिए उगाया क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। अच्छा। बट बेसिकली तो मैंने जो है लेट्यूस, बेल पेपर जो कि हुँ, शिमला हुँ। मिर्च है हुँ, हुँ। और ब्रोकोली, हुँ, हुँ। कैबेज इस टाइप की चीज़ें उगाई थी और सिर्फ़ पानी में। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग और ये सब चीज़ें आपने बाहर जब गए तब आपने ये चीज़ें सोचा कि ठीक है, इसकी तरफ जाना चाहिए? डेफ़िनेटली मैं हमेशा इम्प्रेस रहा हूँ लुकिंग एट द फार्म्स हुँ, हुँ। ओवरसीज़ कि वो आपने कोई ऐसा फार्म जो आपने देखा हो और आपको लगा हो कि ये तो मुझे करना है? कोई भी आपकी याद हो? हाँ, डेफ़िनेटली इंडिया में देखे या बाहर वो भी? बाहर देखें बाहर बाहर देखे। देखें। इंडिया में कोई फार्म नहीं देखा? इंडिया में भी हैं आज की डेट में फार्म, अब रिसेंटली जो है काफ़ी आ गए हैं। बट जो मैं फार्म्स की बात कर रहा हूँ वो मैंने जो है न्यूज़ीलैंड में देखे, हुँ, मैंने हुँ। यूएस में देखे, हम लोगों ने इज़राइल से भी काफ़ी जो है टेक्नोलॉजी ली है फार्मिंग की। सो बट जो उनका जो एफिशिएंसी लेवल है और जो वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं और जो उनका जो प्रोड्यूस है वो बहुत ही अलग लेवल का है। एंड डेफिनिटली इंडिया में लैंडस्केप, तो ऐसा कुछ करना जिससे कि जो है ना इंडिया में भी हम कर सकें। एक्सोटिक वेजिटेबल्स हैं जो कि एक्सपोर्ट करेंगे तो काफ़ी जो है फार्मर्स की इनकम बढ़ सके। तो इस सब चीज़ों के लिए दैट्स माय पैशन एंड आई एम वर्किंग टुवर्ड्स दैट पैशन। एंड ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट करा था, ये 1.5 साल का एक्सपेरिमेंट, दैट वाज़ टुवर्ड्स डेढ़ दैट। साल का मेरा एक्सपीरियंस। 1.5 साल का एक्सपेरिमेंट तो था। वेदर को लेके चैलेंजेस आए? नाउ आई अंडरस्टैंड कि वेदर के चैलेंजेस क्या हैं। उस समय शायद मैंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा बट उसको भी हैंडल करा। अ, आप ग्रो कर सकते हैं। आज की डेट में आप विश्वास नहीं मानेंगे कि आज की डेट में आप कुछ भी चीज़ कहीं पे भी ग्रो। ग्रीन हाउस वाला कुछ ग्रीन बताएँगे? हाउस भी है उसके अंदर। आपको बेसिकली अगर आपको ऑर्गेनिक रहना है तो फिर आपको पेस्टिसाइड्स भी यूज़ नहीं करने हैं अगर आपको, तो फिर आपको अलग टेक्नोलॉजीज़ यूज़ थोड़ा-सा करनी कुछ पड़ेंगी। ग्रीन हाउस के बारे में बताएँगे हमारे लिसनर्स? देखिए ग्रीन हाउस में आप थोड़ा-सा टेम्परेचर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप थोड़ा-सा जो पेस्ट होते हैं, हुँ, हुँ। उनका इन्फेक्शन भी जो है ना आप रिड्यूस कर, तो एसेंशियली इट्स हेल्पिंग टुवर्ड्स बीइंग अ, मतलब आप क्लाइमेट का इम्पैक्ट कम कर रहे हैं और पेस्टिसाइड्स को बेसिकली यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप उस ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। इतना कुछ आपने किया है। अब तक सबसे जो बढ़िया चीज़ निकल के आई हो आपकी होता है ना कि यार पड़ोसी भी खा के खुश हो गए? आई वुड से लेट्यूस। लेट्स। हुँ। लेट्यूस जो है बहुत आसानी से ग्रो होता है और बहुत अच्छा ग्रो होता है। हम लोग यहाँ पे हम लोग बोलते हैं हमें ग्रीनीज़ खाने हैं अपनी लाइफ़ अपने जो है डाइट के अंदर, और वो आसानी तो से ये ग्रो होता है। इंडिया में हुआ या फिर इंडिया, इंडिया? इंडिया। यहाँ आकर के आपने ये पैशन कंटिन्यू किया? नहीं, डेढ़ मैंने साल हो यहाँ गए पे आपको। पैशन अभी कंटिन्यू नहीं करा है। तो यहाँ के अ पड़ोसियों को भी थोड़ा सुख दीजिए। डेफ़िनेटली मेरे को सिस्टम दोबारा बनाना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ पे बनाना आसान है, इंडिया में बनाना मुश्किल था। जब इंडिया में कर लिया डेढ़ साल में तो फिर यहाँ तो साल भर यहाँ में। पे तो आराम से हो जाएगा और यहाँ पे वेदर भी ज़्यादा कंडुसिव है। इंडिया में वेदर ज़्यादा हार्श, बिकॉज़ इसमें आपको हाँ, हाँ। पानी का टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है, पानी के बहुत सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करना पड़ता है, जो कि थोड़े-से मुश्किल हो जाते हैं और इंडिया में ख़ासकर दिल्ली में वेदर हार्श होता है। नॉर्थ साउथ साइड में आसान हो। तो ज़मीन से जुड़े रहना आपने बताया कि ये मेरा एक पैशन है। उसके अलावा कुछ? अ, अदर देन दैट तो अ, एक्सप्लोर द वर्ल्ड। एक्सप्लोर द वर्ल्ड। अब तक सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन जो आपको लगा हो कि यहाँ मैं आ गया बस मज़ा आ गया?
मैं आपके करियर असाइनमेंट्स के बारे में नहीं जा रही अभी। इट्स जस्ट कि आप घूमने निकले हो बिंदास एकदम। बिंदास घूमने के लिए तो मैं न्यूज़ीलैंड न्यूज़ीलैंड। ये न्यूज़ीलैंड मतलब अ, एक अलग ही कंट्री है और एक अलग ही मज़ा है। अ, काफ़ी कम लोग हैं, बहुत सीनिक ब्यूटी है हुँ, हुँ। और वन्स अगेन जो है ना आप कभी-कभी ऐसा भी आएगा कि आप अगर रात के समय और अगर आप समर्स में ड्राइव कर रहे हैं और रात को 10 बजे भी दिन है और डेढ़ घंटे तक आपको कोई क्रॉस नहीं करेगा, तो ऐसा लगता है कि अगर मैं इंडिया में होता तो शायद अब तक मुझे डर लग जाता कि मैं गलत तो नहीं कहीं आ गया हूँ और ऐसा पॉसिबल है वहाँ पर। ओह! बट इट्स वेरी सीनिक। तो अजय 3 की लेसन्स टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। मेरे हिसाब से एंड दिस इज़ माय पर्सपेक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वी शुड बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन एंड आई एम टॉकिंग दिस बिकॉज बाहर घूमने के बाद जो मैंने देखा है कि हम लोग कई बार क्रिप करते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है बट वी नेवर ट्राई टू बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। रिमेंबर पेन इज़ माइटियर देन स्वॉर्ड। यहाँ पे बैठ के भी आप बहुत सारे सिस्टम्स को ठीक कर सकते हैं बट यू जस्ट नीड टू बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। द सेकेंड थिंग आई वुड से इज़ to give back to the society and profession. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैं ये मानता हूँ एंड आई मेक श्योर कि बिसाइड्स माय डे जॉब मेरे वीकेंड जॉब में आई ट्राई टू गिव बैक टू द प्रोफेशन, आई गिव बैक टू द सोसाइटी। आप कैसे? आप किसी अपने प्रोफेशन के इंस्टीट्यूशंस के साथ अटैच हो सकते हैं। आप लेक्चर्स दे सकते हैं। आप प्रोफेशन को ग्रो करने में सपोर्ट कर सकते हैं। आप सोसाइटी के लिए कर सकते हैं जैसा आप आज कर रहे हैं। जैसे कि एंड मैं मानता हूँ कि आज नहीं ये हमें हमेशा ही करना पड़ेगा। द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज़ टू लूज़ योर सेल्फ इन द कंपनी ऑफ पीपल यू सर्विस। महात्मा गांधी ने बोला है। एक चीज़ और मैंने जब पढ़ी थी एंड ये मेरे दादाजी के ब्रदर हैं जिनके रात को 85 ईयर्स की एज में भी वो मेडिसिन देते थे फ्री ऑफ कॉस्ट और उनके वहाँ पर लिखा हुआ था दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, अदर्स आर मोर डेड देन अलाइव। वाओ! And lastly, third point would be celebrate your success. But the way to celebrate your success is to make sure that you break your aims and goals into smaller pieces. तो एक तो आपको सेलिब्रेट करने के लिए बड़े सारे जो है पॉइंट्स मिलेंगे एंड देन सेकेंडली वो पॉइंट्स क्योंकि ब्रेक हो जाएंगे तो वो आपको स्ट्रेस नहीं देंगे। एंड ये इंस्पिरेशन मेरे को अपने कोलीग से मिला जो कि ही वॉज बेसिकली एन आयरनमैन रनर और उन्होंने मेरे को बोला कि उनको देख के जैसे मेरे को इंस्पिरेशन हुआ कि मैं बहुत लंबा दौड़ूंगा तो उन्होंने बोला नहीं उसमें फेल कर जाओगे, ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेस, हर बार इसको अचीव करने में सेलिब्रेट करो सो यू विल गेट द इंस्पिरेशन टू कंप्लीट द रिमेनिंग। अच्छा, कोई भी ऐसे इंस्पिरेशन आपकी ज़िंदगी में रहे हों, उनके बारे में बताना चाहेंगे? कौन है वो? मेरे ख्याल से तो जो है ना आई वुड नॉट लाइक टू पिन पॉइंट टू वन बट देर आर सो मेनी सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन। जिन्होंने आपको इंस्पायर किया क्योंकि आपके ऊपर ज़िम्मेदारी 6 साल की उम्र में आ गई थी। मैंने आपको बोला ना कि मैंने ऐसा माना है कि मेरे को हर एक से इंक्लूडिंग योर सेल्फ देयर इज़ अ लॉट टू लर्न। इनफैक्ट मैं इस माइंडसेट के साथ बैठता हूँ कि मेरे को आपसे ज़्यादा सीखना है रादर देन यू लर्निंग फ्रॉम मी। तो इसलिए आपकी जो वो कहते हैं अच्छाइयाँ ना होती कि हैं मैं जहाँ उसको फल ज़्यादा होते हैं वही वृक्ष झुका हुआ होता है, तो शायद आप वही वृक्ष हैं। नहीं मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि जो है ना मैं जिसके साथ रहूँ जिसकी जो है कंपनी में हूँ मैं उससे सीखूँ। एंड इसलिए मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैंने किसी इंडिविजुअल से सीखा है। मेरे ख्याल से मैंने कलेक्टिवली हर वो इंसान जिसके साथ मैं आया हूँ उससे सीखा है कुछ ना कुछ। थैंक यू सो मच अजय फॉर शेयरिंग योर ब्यूटीफुल लाइफ स्टोरी। बहुत बहुत मज़ा आया आपसे कॉन्वर्सेशन में, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला मुझे एंड आई एम श्योर मेरे लिसनर्स को भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो जाने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे, फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम? श्योर। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि डोंट सीक हैप्पीनेस,
create it because happiness is a choice. एंड एक चीज़ मैं और ज़रूर कहना चाहूँगा बिकॉज मैंने अपने लाइफ के बहुत क्रूशल डिसीजंस लिए थे अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए. तो मैं कहना चाहूँगा बड़े बुजुर्गों की उंगलियों में वो ताकत तो न थी, पर जब मेरा सिर झुका और सिर पे रखे कांपते हाथों ने जमाने की दौलत दे दी. अरे क्या बात कही आपने, बहुत 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 मज़ा आया सच में। थैंक यू अजय, थैंक यू सो मच।